अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 10th फिज़िक्स का चैप्टर 12 कंप्लीट कर लिया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 12 की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है और इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका करेंगे MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो हमने करने हैं। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक पे आ जाएं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसका फर्स्ट पार्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि मंदरजा झेल में से कौन सी एग्जाम्पल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। ए ऑप्शन उसने दिया है ए मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, बी ऑप्शन है द मोशन ऑफ सीलिंग फैन, सी ऑप्शन है द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, डी ऑप्शन है जी बाउंसिंग बॉल ऑन ए फ्लोर। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। यानी कि मंदरजा झेल में से कौन सी मिसाल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की है वो हमने बतानी है। तो आई थिंक कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप सीलिंग फ़ैन की बात करें तो सीलिंग फ़ैन जो होता है ये इसकी जो मोशन है ये अपने एक्सिस के गिर्द है, इसलिए हम इसको सिंपल पेंडुलम के सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर इसको शामिल नहीं करते। अगर हम स्पिनिंग ऑफ अर्थ की बात करें तो वो भी रोटेटरी जो है रोटेटरी मोशन है। अगर हम बाउंसिंग बॉल की बात करें ऑन फ्लोर तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है ना वो कांस्टेंट रहता है, मतलब वो एम्पलीट्यूड के या डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए ये बाउंसिंग बॉल भी इसकी एग्जाम्पल नहीं है। तो एक ऑप्शन रह गया हमारे पास जो कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है, तो ये ए वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है जी द मैस ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम इज़ इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 3, the period of the pendulum's motion will be increased by factor of 2, remain the same, be decreased by factor of 2, be decreased by factor of 4। तो वो ये कह रहा है कि आपके पास जो सिंपल पेंडुलम है उसके नीचे जो आप मैस बांधते हैं, अगर उस मैस को जो है वो 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है। अब टाइम पीरियड के फार्मूले के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी टाइम पीरियड उन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T इज़ इक्वल टू 2π√L/G, ठीक है जी। तो G जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, 2π कांस्टेंट हमारे पास, और L जो है वो रस्सी की लेंथ है। अब अगर टाइम पीरियड के फार्मूले के अंदर आप देखें तो यहाँ पे आपको मैस नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड जो है वो मैस पे डिपेंड नहीं करता। चाहे आप मैस कम कर दें सिंपल पेंडुलम की बॉब का या ज़्यादा कर दें तो इसका असर जो है वो टाइम पीरियड पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि टाइम पीरियड जो है वो उसका सेम रहेगा, कोई चेंज उसके अंदर नहीं आएगा। तो बी वाला ऑप्शन आ जाएगा जी, बी वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। वो ये कह रहा है कि मंदरजा झेल में से वो कौन सा आला है जिसकी मदद से आप दोनों किस्म की वेव्स पैदा करवा सकते हैं, कौन कौन सी, ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडनल भी। तो भाई हमने बुक के अंदर पढ़ा था स्लिंकी, चूँकि इसके अंदर जो है वो लचक बहुत ज़्यादा होती है तो ये इसके अंदर आप ट्रांसवर्स वेव्स भी पैदा करवा सकते हैं और इसके अंदर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी पैदा करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस स्लिंकी को दीवार के साथ बांध दें, ठीक है, और इसको ऐसे आगे पीछे मूव करवाएं तो इसके अंदर जो वेव जनरेट होती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। अगर आप इसको ऐसे ऐसे अप एंड डाउन मूव करवाएं, जर्क दें इसको, तो फिर इसके अंदर जो वेव पैदा होंगी वो ट्रांसवर्स वेव होंगी। तो हम कह सकते हैं स्लिंकी एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम दोनों किस्म की वेव्स जो है वो पैदा करवा सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी और ट्रांसवर्स वेव्स भी, ठीक है जी। उसके बाद है वेव्स ट्रांसफ़र, कि वेव्स मुंतकिल करती हैं, क्या मुंतकिल करती हैं। इसके लिए हमने एक टॉपिक पढ़ा था वेव वाला, बड़ी तफसील के साथ मैंने आपको समझाया था कि जो वेव्स हैं ना
ये एनर्जी मुंतकिल करती हैं। क्या मुंतकिल करती हैं? एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी वाला ऑप्शन ढूंढें जी। ए वाला जो ऑप्शन है वो एनर्जी है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन ठीक होगा। फ्रीक्वेंसी तो जाहिर है, अब वेव्स फ्रीक्वेंसी तो मुंतकिल नहीं करती ना, फ्रीक्वेंसी तो मुंतकिल होने वाली चीज़ ही नहीं है, ना ही वेवलेंथ मुंतकिल होने वाली चीज़ है, ना ही वेलोसिटी मुंतकिल होने वाली चीज़ है। तो इसमें जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है, ठीक है। तो उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। मंदरजा झेल में से वो कौन सा तरीका है जो एनर्जी मुंतकिल करता है? तो अगर ये तरीके आप देखें, कंडक्शन, इसके ज़रिए भी एनर्जी मुंतकिल होती है, हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। अगर रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन के ज़रिए भी एनर्जी मुंतकिल होती है, जैसे सूरज की एनर्जी हम तक पहुंचती है तो ये रेडिएशन के ज़रिए पहुंचती है। वेव मोशन, ये भी हमने पढ़ा तफसील के साथ कि वेव्स जो हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी मुंतकिल करती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन है इसका ऑल ऑफ दीज, तो यही वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब कंडक्शन, रेडिएशन और वेव मोशन, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये एनर्जी मुंतकिल करती हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी वाला ऑप्शन ठीक होगा। इन ए वैक्यूम, खला के अंदर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम, कि खला के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो क्या चीज़ सेम रखती हैं? भाई वो अपनी स्पीड सेम रखती हैं। एम्पलीट्यूड भी चेंज हो सकता है, जाहिर है ये इसके अंदर तब्दीली आ सकती है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है और वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। मुख्तलिफ वेव, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड जो है ये एक दूसरे से डिफरेंट होता है, लेकिन स्पीड क्या होती है? सेम होती है, ठीक है जी। उसके बाद है जी, ए लार्ज रिपल टैंक विद ए वाइब्रेटर वर्किंग एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज produce 25 complete waves in a distance of 50 centimeter. The velocity of the wave is, velocity क्या होगी? अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि एक रिपल टैंक है जी, जिसके अंदर वाइब्रेटर लगा हुआ है और वाइब्रेटर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेव्स पैदा होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी भी 30 हर्ट्ज़ ही होगी। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि वो 25 वाइब्रेशन मुकम्मल करता है, कितना फासला ये तय कर जाती हैं? 50 सेंटीमीटर का, यानी कि 25 वेव्स पैदा होती हैं और 25 वेव्स मिल के कितना फासला तय करती हैं? 50 सेंटीमीटर का। उसके बाद वो कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज़, तो वेलोसिटी क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी आपको उसने दी है 30 हर्ट्ज़, आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। अब वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है 30 हर्ट्ज़, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी उसने 30 हर्ट्ज़ दी हुई है। वेवलेंथ हमारे पास नहीं है, वेवलेंथ हमने खुद निकालनी। वेवलेंथ क्या होती है? एक वेव की लेंथ वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है, जो कि हमारे पास नहीं दी हुई। अब वो यहाँ पे एक बड़ी उसने काम की जो है वो चीज़ यहाँ पे दी हुई है, वो कह रहा है 25 वेव्स हैं जो कि 50 सेंटीमीटर का फासला तय करती हैं। 25 वेव्स 50 सेंटीमीटर का फासला तय करती है, लेकिन हमें तो एक वेव का तय करता फासला चाहिए ना। एक वेव की जो उसकी जो लेंथ होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, या एक वेव का जो तय करता फासला है, उसको हम वेव लेंथ बोलते हैं, लैम्डा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि 25 वेव्स हैं जो कि 50 सेंटीमीटर का फासला तय करती हैं। 25 वेव्स 50 सेंटीमीटर का फासला तय करती हैं, तो एक वेव कितना फासला तय करेगी? 2 सेंटीमीटर। भाई देखो 25 वेव्स हैं और 25 वेव्स मिलके कितना फासला तय करती है? 50। तो जाहिर है एक वेव के हिस्से में कितना फासला आएगा? 2 सेंटीमीटर। यानी कि एक वेव 2 सेंटीमीटर का फासला तय करेगी, तो 25 वेव्स 50 सेंटीमीटर का फासला तय करेंगी। तो एक वेव की जो उसका डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो एक वेव कितना फासला तय करेगी? 2 सेंटीमीटर। तो उसको हम जो है डायरेक्ट 2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 50 सेंटीमीटर ओवर 25, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 2 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2। अब ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दें। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30 हर्ट्ज़ है, मल्टीप्लाई लैम्डा हमारे पास है जी 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हर्ट्ज़। अब ये जो हर्ट्ज़ होता है ये पर सेकंड के इक्वल होता है। रीज़न ये है
कि फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/t के। अगर हम इसके यूनिट पुट करें तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ और 1/t है तो 1/सेकंड होगा, सेकंड बटे के ऊपर जाएगा तो हर्ट्ज़ कितना हो जाएगा पर सेकंड। तो हर्ट्ज़ की जगह पे हम पर सेकंड लगा देंगे, हमारे पास आएगा 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 60 वाला आंसर जो है वो ठीक होगा, बी वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। वो ये कह रहा है कि मंदरजा झेल में से वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी खसूसियत है जो दूसरी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे और वेवलेंथ पे, ठीक है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो भी स्पीड और वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो जाहिर है वो भी वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। तो एम्पलीट्यूड एक ऐसा फैक्टर है जो किसी दूसरी मिकदार पे जो है या किसी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता वेव के अंदर। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो एम्पलीट्यूड है वो एक ऐसा फैक्टर है जो किसी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड वाला आंसर ठीक होगा, सी वाला ऑप्शन ठीक है जी। उसके बाद द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा ऑफ वेव इज के वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान क्या रिलेशन, तो मैंने सामने आपके लिखा हुआ है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो कोई इस तरह का ऑप्शन है इसके अंदर जी, बी वाला ऑप्शन अगर आप देखें, दूसरा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बी, तो उसमें लिखा हुआ है एफ लैम्डा इज इक्वल टू वी, यानी कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो आज के लेक्चर के अंदर जस्ट आपको MCQs ही समझाने थे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाने हैं, बहुत अहम लेक्चर होगा, वो आपने जो है वो ज़रूर देखना है, मिस नहीं करना। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।